Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 3 of our bioinorganic course, and the topic which we will cover in this lecture number 3 is the metalloproteins and the metal ligation. Metal ions are bound in mononuclear or polynuclear coordination fashion, in which amino acid side chains of a protein function as endogenous multidentate chelating ligands. मेटल लाइगेशन का मतलब ये है कि मेटल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मौजूद होती हैं मेटालोप्रोटीन्स की फॉर्म में, तो वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड होती हैं. कोऑर्डिनेटेड मेटल्स किस तरीके से हो सकते हैं, क्या कौन से एटम्स हैं जो मेटल से कोऑर्डिनेट करेंगे? वो बेसिकली अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स की होती हैं, नॉर्मल जो एक प्रोटीन है जिसकी अमाइनो एसिड साइड चेन्स होती हैं, जो कि हमने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में देखे हैं, और हमें पता है कि उन अमाइनो एसिड साइड चेन्स में कुछ अमाइनो एसिड्स के पास नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ के पास ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं और कुछ के पास सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, जो कि लिगेंड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं मेटल को. तो इस तरीके से जो अमाइनो एसिड साइड चेन्स होती हैं वो बेसिकली लिगेंड्स के तौर पे एक्ट करती हैं, और ये अमाइनो एसिड साइड चेन्स जो है वो मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, ठीक है, और बाइडेंटेट भी हो सकते हैं. इनको एंडोजेनस जो है लिगेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम जो है ये एग्जिस्ट करते हैं. यानी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम, चाहे वो एक ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एक प्लांट का कोई सिस्टम हो, या वो एनिमल का सिस्टम हो, या किसी भी किस्म का बायोलॉजिकल सिस्टम हो, उसमें अगर हमारा जो है वो अमाइनो एसिड या प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है तो ज़ाहिर है ये विद इन द सिस्टम लिगेंड है, इसलिए इनको एंडोजिनस लिगेंड कहते हैं. हाँ, वो लिगेंड्स जो कि प्रोटीन का पार्ट नहीं होते, या जो कि ह्यूमन बॉडी या कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो कंज्यूम करता है बाहर से एज अ डाइट, और फिर वो हमारी बॉडी में एज अ लिगेंड वर्क करते हैं, उनको एक्सोजिनस कहते हैं. अब ये लिगेंड्स जो है कॉमन वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप सेकंड लेक्चर में जाके देखिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना फर्दर हम इसको अभी थर्ड लेक्चर में जब लेके आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सिलेट ग्रुप की ऑक्सीजन हो सकता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, सेरीन अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है जिसको थायलेट कहते हैं, और ये जो है एग्जिस्ट करते हैं सिस्टीन में और मिथायोनिन में. इसके अलावा NH ग्रुप हो सकता है जो कि इमेडाजोल में एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा जो है वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो सकता है जो कि हम एग्जिस्ट करता है एस्पार्टेट में. एस्पार्जिनिन में कार्बोक्सिलेट नहीं होता बल्कि अमाइड होता है, और इस तरीके से ग्लूटामेट में एग्जिस्ट करता है. तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ अमाइनो एसिड में ये एटम्स पाए जाते हैं, ये ग्रुप्स पाए जाते हैं जो कि लिगेंड्स के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट मेटल्स, और इस तरीके से मेटलोप्रोटीन जो है वो बनती है जिसमें मेटल आयन जो है वो कोऑर्डिनेटली बाउंड होता है अमाइनो एसिड्स के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपके सामने हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है ये सारी अमाइनो एसिड की साइड चेन्स बाकायदा दिखाई गई हैं, जिसमें से हमने जो है वो जो कॉमन पार्ट है अमाइनो एसिड का वो स्किप कर दिया है, और सिर्फ साइड चेन दिखाई जा रही है आपको कि जो कि मेटल लाइगेशन में इन्वॉल्व होते हैं. सिस्टीन का जो है वो थायलेट ग्रुप, ठीक है. जब ये मेटल लाइगेशन में इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये इसका H जो है ये रिमूव हो जाएगा फिजियोलॉजिकल pH पे, और ये S नेगेटिव के तौर पे एक्ट करेगा और जो है वो मेटल को बाउंड करेगा.
और ज़ाहिर सी बात है कि ये मोनोडेंटेट होगा। इसके अलावा ये वाला सल्फाइड्रल ग्रुप था जो है, जो मिथाइनिन में होता है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। हिस्टिडीन का के दो नाइट्रोजन होते हैं, एक डेल्टा नाइट्रोजन होता है और एक जो है वो एप्सिलॉन नाइट्रोजन होता है, और ये दोनों ही एक्ट कर सकते हैं एज आ लिगेंड। लेकिन नॉर्मली जिस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं होता वो एज अ लिगेंड एक्ट करता है, और जिस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नॉर्मली इन्वॉल्व होता है। ये एस्पार्टेट है, और एस्पार्टेट में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन ज़ाहिर रिमूव हो जाएगा फिजियोलॉजिकल पीएच पर। और ये ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट में भी यही हमारे पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। टायरोसिन है, टायरोसिन में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सेरीन है, सेरीन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। थ्रियोनिन होता है, उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एस्पार्जिनिन है, जिसमें हमारे पास अमाइड ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल भी है और NH2 भी है। और इसी तरीके से ग्लूटामीन में भी हमारे पास अमाइड ग्रुप होता है, कार्बोनाइल और NH2। तो ये तमाम के तमाम एटम्स जो हैं ये मेटल लाइगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये थोड़ी से आपको जो है वो मेटल के साथ बाइंड करके इसकी पिक्चर दिखाई गई है, ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो सके कि किस तरीके से हो सकता है। जैसे कि ये एक सिस्टीन है जो कि मोनोडेंटेट फैशन में एक मेटल को बाइंड किए हुए है। एक सिस्टीन बैक वक्त दो मेटल्स को भी बाइंड कर सकता है, आई मीन थर्ड पोजीशन है, यानी अगर इसको हम फर्स्ट समझें तो दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। तो इस तरीके से ये एप्सिलॉन नाइट्रोजन के साथ अगर बाइंडिंग होगी तो ये एप्सिलॉन नाइट्रोजन बाइंडिंग कहलाएगी, और अगर डेल्टा नाइट्रोजन के साथ बाइंडिंग होगी तो वो इस तरीके से होगी। अब इसमें आप फ़र्क ये देखें कि देखें हाइड्रोजन जो है जो इमिडाज़ोल में होता है तो वो तो इस तरीके से मूव कर सकता है, जो रेजोनेंस फॉर्म होती है ना, ठीक है, तो वो एप्सिलॉन के साथ भी हो सकता है और डेल्टा के साथ भी हो सकता है। तो यानी जो मेटल कोऑर्डिनेशन है वो डेल्टा के साथ भी, एप्सिलॉन के साथ भी हो सकती है और डेल्टा के साथ भी हो सकती है। लेकिन दोनों सूरतों में ये आपको इस वक्त मोनोडेंटेट फॉर्म नज़र आ रही है। एस्पार्टेट जिसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप है तो ये मोनोडेंटेट भी हो सकता है, और यही एस्पार्टेट बाइडेंटेट भी हो सकता है कि जब ये बाइडेंटेट इस तरीके से, हाँ बाइडेंटेट हो सकता है, लेकिन बाइडेंटेट इस तरीके से कि एक ही मेटल को दोनों ऑक्सीजन एटम जो है वो बाइंड किए हुए हों, यानी इन फॉर्म ऑफ क्लेशन। जबकि एस्पार्टेट दो अलग अलग मेटल को भी बाइंड कर सकता है, और ये बाइडेंटेट ब्रिजिंग फैशन कहलाता है। और एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन हमारे पास जो है वो ग्लूटामेट की फॉर्म में भी हमको नज़र आएगी। मिथायोनीन का जो मैंने बताया था कि सल्फ़र जो है वो मेटल से बाइंड कर सकता है बिल्कुल मोनोडेंटेट फैशन में, और इसी तरीके से टायरोसिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी मेटल को बाइंड कर सकता है, ठीक है, मोनोडेंटेट फैशन में। नाउ तो ये तो हो गया कि किस तरीके से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मेटल को मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट फैशन में बाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि कौन सा मेटल किस किस्म के लिगेंड को बाइंड करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस किस्म के लिगेंड के साथ बनाएगा। और जब डिफरेंट मेटालोप्रोटीन्स को विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम स्टडी किया गया, और इसके अलावा नॉट ओनली मेटालोप्रोटीन्स, जब डिफरेंट मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया गया तो उसमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन नज़र आई, जिसको फिर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी का नाम दिया गया है, जो कि पियर्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था 1963 में, जिसमें लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को लिया गया है फॉर मेटल एंड लिगेंड। और जैसे कि उसमें आपको पता है कि प्रोटॉन और बेस की बात होती थी, तो एसिड और बेस की बात होती थी, यहाँ पर जो है वो मेटल और लिगेंड की बात है। लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि मेटल आयंस आर एसिड्स, यानी बिहेव लाइक एसिड्स,
बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लोएस्ट कॉन्सेप्ट में जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना एसिड्स की, वाइल लिगेंड्स आर बिहेव लाइक बेसिस बिकॉज दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के तौर पे एक्ट करेंगे बिकॉज उनको हर हालत में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं, और लिगेंड जो है वो बेसिस के तौर पे एक्ट करेंगे क्योंकि उनको हर हालत में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। तो अब ये आता है कि कौन सा मेटल किस लिगेंड को जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, कौन सा लिगेंड किस मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें नेचर आ जाती है हार्ड एंड सॉफ्ट की। नॉर्मली और एज अ जनरल रूल भी अगर आप देखें तो हार्ड एसिड्स टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद हार्ड बेसिस, ठीक है, और इसमें जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है उसकी नेचर हमेशा आयनिक होती है, वाइल सॉफ्ट एसिड्स टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद सॉफ्ट बेसिस, जिसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो ज़्यादातर कोवेलेंट होता है। अब इसमें अगर हम मेटल और लिगेंड की बात करें तो देखिए एक बात क्लियर है कि हमारा हर हालत में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का इंटरेक्शन आयनिक नेचर का हो जाएगा अगर हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन होगा, और अगर सॉफ्ट एसिड यानी सॉफ्ट मेटल और सॉफ्ट लिगेंड के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसकी नेचर जो होगी वो कोवेलेंट टाइप होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से मेटल्स हार्ड एसिड्स हैं और कौन से सॉफ्ट। तो हमारे पास हार्ड एसिड्स में यहाँ पर लिथियम आयन, सोडियम आयन, क्रोमियम +3 आयन, एंड सॉफ्ट एसिड्स में हमारे पास ओरियम प्लस, सिल्वर प्लस, कॉपर प्लस, मरकरी प्लस एंड प्लैटिनम प्लस। जबकि एक इंटरमीडिएट नेचर आती है फेरस की, मैग्नीज की, कॉपर +2 की एंड जिंक +2 की। इंटरमीडिएट नेचर का मतलब ये है कि वो हार्ड एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और सॉफ्ट एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, यानी इन मेटल्स में ये टेंडेंसी होती है कि ये हार्ड बेसिस को भी बाइंड कर सकते हैं, हार्ड लिगेंड्स को, या और ये सॉफ्ट लिगेंड्स को भी बाइंड कर सकते हैं। अब हार्ड बेसिस या हार्ड लिगेंड्स कौन से हो सकते हैं और सॉफ्ट कौन से हो सकते हैं, तो ये बहुत आसान है। हम इस वक्त क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म में बात कर रहे हैं तो हम उन एटम्स को नहीं देखेंगे जो बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो हार्ड बेसिस में या हार्ड लिगेंड्स में अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि कॉमन होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, एंड अमोनिया यानी नाइट्रोजन ग्रुप या अमाइन ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, और सॉफ्ट में हमारे पास सल्फाइड्रिल ग्रुप, ठीक है, यानी कि थायलेट ग्रुप। अब हम बात करते हैं कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हार्ड मेटल एंड सॉफ्ट मेटल है क्या, मतलब क्यों किसी भी मेटल को हम हार्ड या सॉफ्ट मेटल कहते हैं या लिगेंड को। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो बहुत ही आसान है और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हार्ड मेटल्स उनको कहा जाता है जो कि जिनकी हाई चार्ज डेंसिटी हो, स्मॉल आयनिक रेडियस हो, नो इजीली एक्साइटेड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। आपको पता है अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो मेटल जिसका बहुत छोटा साइज़ होता है उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली एक्साइटेड नहीं हो सकते क्योंकि स्मॉल आयनिक रेडियस की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली स्मॉल साइज मेटल्स जो हैं वो हार्ड मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम +3, आयरन +3 एंड कोबाल्ट +3।
सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इनके स्ट्रक्चर को कि ये स्मॉल होता है। हाँ, क्रोमियम+3, फेरिक+3 या कोबाल्ट+3 क्यों स्मॉल होते हैं, इसकी वजह आपको समझ में आएगी इनके डी सिस्टम से। आपको पता है क्रोमियम+3 का डी सिस्टम जो है वो क्या होता है, D3, फेरिक 3+ का D5 एंड कोबाल्ट+3 का आई थिंक क्या होता है, ये होता है D6 आई थिंक। तो अब इन तमाम सिस्टम्स को अगर आप देखें तो ये जैसे कि अगर D3 है तो वो हाफ फिल T2G होगा। अब अगर ये D5 है तो ये हाफ फिल T2G एंड EG होगा, और अगर ये D6 है तो ये फुल फिल्ड T2G होगा। तो इन तीनों सूरतों में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और जिस वजह से साइज़ ऑफ मेटल्स जो है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, जिस वजह से ये तीनों मेटल्स जो हैं सिस्टम्स भी हार्ड मेटल्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट नेचर की क्योंकि सॉफ्ट नेचर जो है वो नेचर जो है वो इंटरमीडिएट नेचर को भी एक्सप्लेन करेगी। तो सॉफ्ट मेटल्स क्या होंगे, लो चार्ज डेंसिटी ऑफ कोर्स, लार्ज आयनिक रेडियस डेफिनेटली, एंड इजीली एक्साइटेड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल ही हार्ड नेचर के उल्टा जो है वो सॉफ्ट नेचर है, जिसमें आयनिक रेडियस बड़ा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम है और जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर हैं और इसीलिए ईजीली एक्साइट हो सकते हैं। और इसमें जो सिस्टम्स हैं वो आयरन+2, कोबाल्ट+2, निकल+2, कॉपर+2 एंड जिंक+2 शामिल हैं। और आप इनके डी सिस्टम्स से इनकी जो कंडीशन है वो अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से बेसिस हैं या वो कौन से लिगेंड्स हैं जिनको हार्ड लिगेंड्स कहा जाता है, और वो कौन से लिगेंड्स हैं जिनको सॉफ्ट लिगेंड्स कहा जाता है। तो लिगेंड्स में अगर आप देखें तो हार्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, लो पोलराइजेबिलिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, vacant high energy orbitals, that's why very hard to oxidize। ठीक है, ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। आपको पता है अगर कोई जो लिगेंड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो लो पोलराइजेबल हो। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोक्साइड, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, नाइट्रेट ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और ये डिफरेंट जो है वो अल्कोक्साइड्स ग्रुप्स हैं, यानी कि यही लिगेंड्स जो हैं वो आर के साथ हैं। और अगर आप सॉफ्ट नेचर ऑफ लिगेंड को देखें तो ये बिल्कुल उल्टा है हार्ड नेचर से, यानी कि हाई पोलराइजेबिलिटी होगी, डेफिनेटली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लो एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे और इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते होंगे ये लिगेंड्स, जैसे कि सल्फाइड्रल ग्रुप्स हो गए और ये थायलेट ग्रुप्स हो गए, साइनाइड ग्रुप्स हो गए, कार्बोनाइल ग्रुप्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से हमें ये चीज़ बिल्कुल इजीली समझ में आ सकती है कि हार्ड नेचर ऑफ मेटल आयंस क्या होती है, हार्ड नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या होती है। हम सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वो हार्ड लिगेंड्स होते हैं और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं। और इसी तरीके से जो हार्ड लिगेंड्स होते हैं वो हार्ड मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं ज़्यादातर, और सॉफ्ट लिगेंड्स जो हैं वो सॉफ्ट मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं ज़्यादातर एट द फिजियोलॉजिकल pH। As a general rule, the affinity of a donor atom in a ligand for a hard metal ion varies as follows. Of course, अब अगर ये जो ऑर्डर है ये हार्ड मेटल आयन के लिए है तो आप देख सकते हैं कि हार्ड मेटल आयन के लिए सबसे ज़्यादा टेंडेंसी उस एटम की या उस लिगेंड की है जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड देन कार्बन और सल्फर कंटेनिंग लिगेंड्स। तो अगर हम बायोलॉजिकल pH पे देखें
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ड मेटल्स होते हैं उनके साथ ज़्यादातर या तो ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं या साइड चेन्स होती हैं, यानी कार्बोक्सिलेट हो गए और अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो गए, या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जैसे कि इमिडाजोल ग्रुप्स हो गए या अमाइन ग्रुप हो गए या अमाइड ग्रुप हो गए, ठीक है। और इसका उल्टा जो है वो सॉफ्ट मेटल्स के साथ होगा, और जिसमें यानी कि हमको जो सबसे ज़्यादा नज़र आएगा सॉफ्ट मेटल के साथ वो सल्फाइड्रल ग्रुप या थायलेट ग्रुप होगा, जो कि बेसिकली सिस्टीन के पास होता है या फिर मिथायोनिन के पास होता है। तो सॉफ्ट मेटल्स ज़्यादातर जो है वो सिस्टीन और मिथायोनिन से बॉन्डेड नज़र आएंगे आपको, लेकिन इसके अलावा वो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड से भी बॉन्डेड होते हैं, जो कि इमिडाजोल ग्रुप्स में होते हैं। तो ये जो है ये सारी एक्सप्लेनेशन हार्ड मेटल्स एंड सॉफ्ट मेटल्स और इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग की थी विद हार्ड लिगेंड्स एंड सॉफ्ट लिगेंड्स। एंड ऑब्वियसली अगर ये जो है ये ऑर्डर हार्ड मेटल्स के लिए है, तो इसका बिल्कुल उलट जो हो जाएगा वो सॉफ्ट मेटल्स के लिए हो जाएगा। तो आप किसी एक चीज़ को याद रख लेंगे तो दूसरी चीज़ आपको खुद ब खुद ही जो है वो समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे तो अब ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है, मैंने इधर ग्रुप्स जो है वो पिक्चर की फॉर्म में ऐड किए हैं ताकि आप समझ सकें। तो जैसे कि हार्ड मेटल आयंस जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फेरिक हो गया, मैग्नीज हो गया, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम +3, कोबाल्ट +3, they can be selectively ligated by small hard anions of which alkoxide ions and hydroxide derivatives, ठीक है। क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो तो या तो वो उसमें अल्कोक्साइड ग्रुप्स होंगे या फिर उनमें यानी कार्बन चेन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा या फिर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा लगा हुआ उसमें। फॉर एग्जांपल टायरोसिनेट्स, हाइड्रोक्समेट्स, कैटकोलेट्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल पीएच पर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप आप देख लें, ये तो अमाइनो एसिड का पार्ट है, ठीक है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। ये आर ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये जो ROH यानी कि अल्कोक्साइड ग्रुप हो गया, ठीक है। ये तो ये है टायरोसिनेट का, तो यानी कि टायरोसिन जो है उसका OH जो है वो इन तमाम मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, ये जो है ये आपका जो है वो हाइड्रोक्समेट है जिसमें N के साथ R होता है और N के साथ ही OH होता है। तो हाइड्रोक्समेट नॉर्मली अमाइनो एसिड्स में तो नहीं होता, लेकिन हाइड्रोक्समेट ग्रुप जो होता है ये बायोलॉजिकल पीएच पे हमारी बॉडी में मौजूद होता है इन फॉर्म ऑफ लिगेंड। तो ये भी जो है ये टेंडेंसी रखता है इन हार्ड मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाने की या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। और बिल्कुल इसी तरीके से कैटकोलेट्स यानी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ये दूसरा भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, यानी कि ये टायरोसिन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये तमाम इस तरह के जो ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स हैं ये इन हार्ड मेटल्स के साथ जो है वो फिजियोलॉजिकल पीएच पर मेटल लाइगेशन कर सकते हैं। Now, moving towards soft metal ions, for example, copper +2, nickel +2, cobalt +2, zinc +2, and iron +2, are preferred by the soft ligands such as imidazole groups and थायोलेट ग्रुप्स। मैंने क्योंकि आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो जो है उसकी इंटरमीडिएट नेचर है, तो वो ज़्यादातर जो है वो सॉफ्ट मेटल्स के साथ आपको नज़र आएगा बायोलॉजिकल पीएच पे, जैसे कि ये इमिडाजोल ग्रुप की साइड चेन है और आपको पता है ये नाइट्रोजन जो कि एप्सिलॉन नाइट्रोजन है ये बॉन्डेड होता है अक्सर। और इसी तरीके से ये सल्फाइड्रल ग्रुप या थायलोइड ग्रुप है जिसमें ये जो सल्फर होता है ये बॉन्डेड होता है मेटल के साथ। और ये तमाम एग्जांपल्स आप जो है वो ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं यहाँ पर जब मैं आपको दिखा रही थी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की लाइगेशन, ठीक है, और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड साइड चेन्स के ग्रुप्स। तो ये सारी थ्योरी यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की कंप्लीट हो जाती है। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, द रोल ऑफ द मेटल सेंटर इन बायोमोलिक्यूल्स, यानी मेटालोप्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं कि उन मेटालोप्रोटीन्स में बेसिकली मेटल सेंटर का रोल क्या होता है या क्या हो सकता है या बॉडी में क्या क्या होता है। मेटल आयंस कैन हैव स्ट्रक्चरल रोल, कैटालिटिक रोल
और बोथ। ठीक है, अभी आगे जाके आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चरल रोल क्या है और कैटालिटिक रोल क्या है। Metals that have catalytic roles will be present at the active site of the biomolecule यानी protein, which will likely be a metalloenzyme. नॉर्मली जो कैटालिटिक रोल होता है या कैटालिटिक प्रोसेस होता है वो मेटालोएंजाइम में होता है। मेटालोएंजाइम क्या होता है कि ये एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें मेटल मौजूद होता है। ठीक है, और इसको एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि मेटालोप्रोटीन और मेटालोएंजाइम में फ़र्क ये होता है कि जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट पर कोई कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो मेटालोएंजाइम कहलाता है। और अगर कैटालिटिक रिएक्शन नहीं हो रहा होता तो फिर वो प्रोटीन होती है। तो अगर मेटालोएंजाइम्स हैं तो उनमें डेफिनेटली मेटल्स होते हैं जिनका कैटालिटिक रोल होता है, यानी कि वो जो कैटालिटिक रिएक्शन हो रहा होता है उसमें डायरेक्टली मेटल जो है वो इन्वॉल्व होता है एक्टिव साइट पर। द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटालोप्रोटीन इज डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ द मेटल, particularly its electronic structure and oxidation state। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि हार्ड मेटल है या सॉफ्ट मेटल है और ज़ाहिर है उसकी जो रिएक्टिविटी है अगर वो कैटालिटिक रोल में भी है तो वो डिपेंड करेगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा डी सिस्टम है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। ठीक है, दिस इन टर्न इज़ डिटरमिन्ड बाय इट्स कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हार्ड मेटल्स जो हैं वो हार्ड लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे और सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट लिगेंड के साथ। तो कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट जाहिर सी बात है डिपेंड करेगी नेचर के ऊपर मेटल के। तो लिगेंड डोनर एटम्स जो हैं वो डिपेंडिंग हो गए कि मेटल की अपनी नेचर क्या है। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जाहिर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, अपना बाइपैरामिडल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तमाम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज हैं जो कि आप ऑलरेडी हम पढ़ते रहते हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में ये कोई अलग से कोई ज्योमेट्रीज नहीं होती और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी ज़्यादातर यही एग्जिस्ट कर रही होती हैं जो हम नेचुरली पढ़ते हैं, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोटीन सराउंडिंग दी मेटल। ठीक है, अब ये जो लिगेंड या ये जो ज्योमेट्री बन रही है ये किस वजह से बन रही है, क्योंकि जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं ना, जो एक प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं वो मेटल को जो है वो बिल्कुल इस तरीके से कोऑर्डिनेट किए हुए हैं कि आपका मेटल जो है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में मौजूद है। ऑक्टाहेड्रल है, बाइपैरामिडल है या टेट्राहेड्रल है, जो भी है, या स्क्वायर प्लेनर है, व्हाटएवर, और उसके जो लिगेंड हैं वो उसकी नेचर के हिसाब से। तो ये सब डिपेंड कर रहा होता है, अब हम जो बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, नेचर के ऊपर मेटल की। और इसी तरीके से मेटालोप्रोटीन जो है वो भी जो है वो उसी हिसाब से वर्क कर रही होती है जिस हिसाब से उसके सराउंडिंग में लिगेंड्स होते हैं या लिगेंड के डोनर एटम्स होते हैं, उसी हिसाब से उसका फंक्शन होता है। तो मेटालोप्रोटीन बेसिकली क्या क्या कर सकती है। ठीक है, ये एक छोटी सी कुछ एग्जांपल्स हैं या लिगेंड्स किस किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटालोप्रोटीन इज़ अ जेनरिक टर्म फॉर अ प्रोटीन दैट कंटेन्स अ मेटल आयन कोफैक्टर। अच्छा, अब ये जो कोफैक्टर हो गया, मेटालोप्रोटीन, मेटालोएंजाइम और उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन, ये सब जो है ये आपको डॉक्टर राहीला जो है वो अपने लेक्चर्स में बताएंगी। तो दैट्स वाई मैं उन चीज़ों को जो है वो उनकी डिटेल शामिल नहीं करूँगी जो डॉक्टर राहीला अपने लेक्चर में कवर करेंगी। ठीक है, तो जो मेटालोप्रोटीन्स होती हैं डेफिनेटली उनके पास एक मेटल आयन होता है एज अ कोफैक्टर, जो कि कोफैक्टर मतलब बेसिकली यही बात है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है उस प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, असल में ये होता है कोफैक्टर। तो मेटालोप्रोटीन है तो उसके पास मेटल आयन एज अ कोफैक्टर मौजूद होगा, तभी उसको मेटालोप्रोटीन कह रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल प्रोटीन्स कंटेन अ मेटल। और आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर आप एक ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो जितनी प्रोटीन्स हैं उनकी तकरीबन आधी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि मेटल कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, यानी मेटालोप्रोटीन्स हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना वास्ट फंक्शन मौजूद है इन मेटल्स का और मेटालोप्रोटीन्स का. Metalloproteins have many different functions in cells, such as storage and transport, redox activity, and signal transduction. ठीक है. अब ये जो मेटालोप्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं सेल के अंदर, जाहिर है प्रोटीन्स क्योंकि सेल के अंदर होती हैं, इंट्रा सेलुलर भी होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती हैं, तो उनके उसी हिसाब से फंक्शन भी होते हैं. इंट्रा सेलुलर क्या फंक्शन है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या फंक्शन है. और इनमें जो मोस्ट कॉमन जो इनके फंक्शंस हैं उनमें स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है. रिडॉक्स एक्टिविटी हो गई, यानी कि ऑक्सीजन की रिडॉक्स एक्टिविटी हो गई, जिसमें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. या ब्लड में आपको अगर ऑक्सीजन चाहिए, तो इस तरीके से जो रिडॉक्स एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, ख़ासतौर पे रेस्पिरेशन है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी मेटल के रोल में आती हैं. और सिग्नल ट्रांसडक्शन अभी आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है. तो बेसिकली इट जनरेट अ लॉट ऑफ सिग्नल्स विद इन द सेल. तो मेटालोप्रोटीन्स के ये बहुत सारे अहम जो है वो फंक्शंस होते हैं. अच्छा, इन तमाम फंक्शंस में को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वन बाय वन डिफरेंट मेटल्स के हिसाब से पढ़ेंगे, और डिफरेंट मेटल्स के हम बहुत ही स्पेसिफिक मेटालोप्रोटीन्स को उठाकर और फिर उनको हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि आप जैसे कि आपको पता है कि अगर आधी से ज़्यादा आधी तकरीबन मेटालोप्रोटीन हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उन सब को स्टडी नहीं कर सकते. तो हम डिफरेंट मेटल आयंस की जो इम्पॉर्टेंट मेटालोप्रोटीन्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. मेटल आयंस आर यूजुअली कोऑर्डिनेटेड बाय, ये सब चीज़ें अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटम्स बिलोंगिंग टू द अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऑफ द प्रोटीन. इसके अलावा पेप्टाइड बैकबोन के डोनर एटम्स भी कभी कभी शामिल होते हैं, जैसे कि अमाइडिक नाइट्रोजन हो गया या कार्बोनाइल ऑक्सीजन हो गया. ठीक है. और इसके अलावा यानी कि ये तो हम साइड चेन्स को तो अभी हमने बार बार डिस्कस किया था मेटल लाइगेशन में. नई चीज़ जो सामने आई है वो ये कि पेप्टाइड बैकबोन के भी कभी कभी अमाइड नाइट्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो मेटल लाइगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है. इसके अलावा एक और बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट लिगेंड जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है वो होते हैं डिफरेंट पायरोल रिंग्स. ये आप देख सकते हैं, ये पायरोल रिंग्स जो होते हैं, ये लिगेंड्स होते हैं, ये नॉर्मली टेट्राडेंटेट N4 मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं. ठीक है. यानी कि इनके चार तरफ नाइट्रोजन है. ठीक है. और ये साइक्लिक फॉर्म में है. ठीक है. और ये एक मेटल से जो है वो इन फॉर्म ऑफ क्लेट जो है ये बाइंड किया हुआ है. ठीक है. और इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने हीम प्रोटीन है. ठीक है. ये भी बेसिकली हीमोग्लोबिन का ही स्ट्रक्चर है आपके सामने. और इसके अलावा इन हीम्स के अलावा, यानी ये जो हीम मॉलिक्यूल्स हैं या पायरोल रिंग्स हैं, इनके अलावा जो लिगेंड्स बॉडी में होते हैं वो सल्फाइड आयंस और ऑक्साइड आयंस होते हैं जो कि बॉडी में होते हैं. ऑक्साइड आयन तो इस तरीके से हो सकता है कि ऑक्सीजन की जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और सल्फाइड आयन भी हो सकता है हमारी बॉडी में. तो इस तरीके से ये तमाम लिगेंड्स जो कि हमारी बॉडी में या किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में मौजूद होते हैं, ये सब के सब जो हैं वो मेटल के साथ बाइंड कर सकते हैं और मेटालोप्रोटीन का हिस्सा बन सकते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं और आपको नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं. ये आयरन सेंटर है, 2 आयरन है, और इनको जो बाइंड की हुई हैं ज़्यादातर वो क्या है, वो ऑक्सलेट के जो है वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स हैं. और इवन जो लिगेंड इसमें बाइंडिंग कर रहा है वो भी जो है वो कैटकोल टाइप है. और इसके अलावा ये कॉपर कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है, और इसमें आप देख सकते हैं मिथायोनीन और सिस्टीन्स जो हैं और हिस्टिडीन ये बाइंड किए हुए हैं, यानी सल्फर कंटेनिंग एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग है ज़्यादातर. और ये तो पायरोल रिंग है जिसमें कि 4 नाइट्रोजन होते हैं जो बाइंड किए हुए होते हैं. और इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है उस हिसाब से ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है.
तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स बाइंड कर सकते हैं मेटालोप्रोटीन को, और मेटालोप्रोटीन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में। ना अब हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि हम इन डिटेल इन सब चीज़ों को आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं मेटालोप्रोटीन्स के, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना। तो अगर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन्स है वो कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन कैरियर्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन कैरियर्स मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करना। और इसमें कौन कौन से प्रोटीन शामिल हैं? हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, हीम इराइथ्रिन है एंड हीमोसाइनिन्स है। अब दिस इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, बल्कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात हो रही है, तो इसमें डिफरेंट एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन बॉडी भी आ जाती हैं। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ऑक्सीजन कैरियर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इवन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स में भी ऑक्सीजन कैरियर्स डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हो सकते हैं बॉडी में, प्रोटीन्स होती हैं जिनमें के ज़्यादातर जो है वो साइटोक्रोम्स हो गए जो कि आयरन कंटेनिंग्स होती हैं, रुब्रिडॉक्सिन्स होती हैं जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, एंड प्लास्टोसाइनिन जो कि ब्लू कॉपर प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो ये बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, ये कोई एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर होता है। और स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो फेरेटिन है जो कि आयरन को स्टोर करती है, सेरुलोप्लाज्मिन है जो कि कॉपर को स्टोर करती है, मेटालोथायनीन्स होती हैं जो कि जिंक को स्टोर करते हैं, और सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस होते हैं जो कि सोडियम और पोटाशियम को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र मेटालोप्रोटीन्स होती हैं जिनके बहुत ही पर्टिकुलर जो है वो आयंस या मेटल आयंस होते हैं जिनको वो स्टोर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटी सी एग्जांपल हो गई स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन्स की। ये एक छोटी सी एग्जांपल हमारे सामने है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को किस तरीके से रिवर्सिबली बाइंड करती है, और ऑक्सी और डीऑक्सी फॉर्म्स इसकी प्रोड्यूस होती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कि स्काई ब्लू कलर में है, और इसको आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सी फॉर्म बनता है तो ये ऑक्सीजन बाइंड होता है, और जब डीऑक्सी फॉर्म होती है तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता, ठीक है। तो ऑक्सी एंड डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो टू डिफरेंट फॉर्म्स हैं, टू डिफरेंट कन्फर्मेशनल फॉर्म्स हैं हीमोग्लोबिन की, कि जिस वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है। मेटालो एंजाइम्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, और डॉक्टर राहिला आपको इसकी बेसिक्स के बारे में बताएंगी। तो मैं इधर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकती हूँ मेटालो एंजाइम्स के। मेटालो एंजाइम्स हैव वन फीचर इन कॉमन, that the metal ion is bound to the protein with one labile coordination site। मेटालो एंजाइम में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें एक लेबाइल कोऑर्डिनेशन साइट होती है। लेबाइल कोऑर्डिनेशन साइट का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई रिएक्शन हो सके, ठीक है, और कोई चेंज हो सके। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज़ क्रूशियल। ज़ाहिर एक्टिव साइट का जो शेप होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उस रिएक्शन के होने के लिए। द मेटल आयन इज़ यूजुअली लोकेटेड इन अ पॉकेट हुज शेप फिट्स द सबस्ट्रेट, ठीक है। एक्टिव साइट होती है या पॉकेट जिसको हम कहते हैं मेटालो एंजाइम की, उसमें ही मेटल होता है, और मेटल जो है वो ऑफ कोर्स प्रोटीन के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ बाउंड होता है, लेकिन उसमें से कोई एक अमाइनो एसिड ऐसा होता है जिसकी साइड चेन लूजली बाउंड होती है या लिबाइल होती है, और जिस वजह से वहाँ पर रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड भी करता है, और उस सबस्ट्रेट की कैटालिटिक जो है वो प्रोसेसिंग भी उधर वहाँ पर होती है जहाँ पर जो है लिबाइल जो है वो कोऑर्डिनेशन साइट होती है मेटल की। The metal ion catalyzes reactions that are difficult to achieve in organic chemistry, ठीक है। और नॉर्मली मेटालो एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं जो कि एक
सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक कि मेटल आयन वहाँ मौजूद ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर निकल है और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है और कभी ये हाइड्रोक्सिल बन जाता है, और किस तरीके से ये सल्फाइड्रिल ग्रुप है जो है डेफिनेटली ये सिस्टीन ग्रुप का होगा। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये हाइड्रोजन को जो है वो लूज और बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस बेसिकली होते हैं जो कि मेटालो एंजाइम्स में हो रहे होते हैं। इसकी मज़ीद एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ऑक्सीजन बाइंडिंग हो रही है। ठीक है ना, नॉर्मली कॉपर जिंक जो है वो इस तरीके से बाइंड है थ्रू एन इमिडाजोल ग्रुप। ठीक है, ये हिस्टिडीन होगा अमाइनो एसिड, और आप देख रहे हैं ये लिबाइल साइट है जहाँ पर जो है ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हार्ड नेचर का होता है, तो दैट्स वाई ये एक लिबाइल सेंटर हो गया नाइट्रोजन का कॉपर के साथ, और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये दूसरी एग्जांपल आपके सामने है जिसमें आयरन के डाई मेटल सेंटर है, यानी कि 2 आयरन है, आयरन 1 एंड आयरन 2, एंड डेफिनेटली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। एक दफ़े में आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सलेट से बाइंड है, यानी कि ग्लूटामेट अमाइनो एसिड से बाइंड है, और जब ये ग्लूटामेट से बाइंड होते हैं तो ग्लूटामेट बाइंडिंग तो इनकी बरकरार रहती है, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग है इनकी, और ये जो चेंज आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल और ग्लूटामेट में, ये चेंज इस तरह से आ रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के बजाय 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बाइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और ये कैटालिटिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये मेटालो एंजाइम्स होते हैं जहाँ पर लिबाइल साइट्स मौजूद होती हैं विद इन कोऑर्डिनेशन साइट्स, और जहाँ पर जो है वो रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होते हैं। These are the examples of different metal ions कंटेनिंग एंजाइम्स यानी मेटालो एंजाइम्स। जैसे कि मैग्नीशियम की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो हमारी बॉडी में ही एग्जिस्ट करते हैं। वेनेडियम्स के जो है वो वेनेबिन्स होती हैं। मैग्नीज की आर्जिनेज है। आयरन के कैटलेज, हाइड्रोजनेज, एकोनिटेज हैं। कोबाल्ट की नाइट्राइल हाइड्रोटेज एंड डिफरेंट है। निकल के यूरिएज है, हाइड्रोजनेज है, रिडक्टेज है। कॉपर का साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेज है, नाइट्राइल रिडक्टेज एंड सो ऑन। एंड जिंक का अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड सो ऑन। सो दिस इज ओनली द एग्जांपल ऑफ few metalloenzymes that exist with different metals. अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन की। अभी तक हमने क्या फंक्शन पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमने मेटालोप्रोटीन का पढ़ा था जो मेटालो एंजाइम्स यानी कैटालिटिक रोल। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रोल। और ये जो स्ट्रक्चरल रोल है ये 2 तरीके के होते हैं। एक सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन मेटालोप्रोटीन्स होती हैं या सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली पहले सिग्नल ट्रांसडक्शन हम देख सकते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन है क्या। ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स फ्रॉम सेल्स एक्सटीरियर टू इट्स इंटीरियर। ठीक है, यानी एक बहुत सारे मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं जो किसी एक मॉलिक्यूलर सिग्नल के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि सेल एक्सटीरियर से आएंगे सेल इंटीरियर में। ठीक है, तो यानी कि एक रिएक्शन होगा जो एक्सटीरियर में होगा और उसके बाद सेल के इंटीरियर में बहुत सारे मॉलिक्यूलर सिग्नल इनिशिएट हो जाएंगे जिसको सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये मैंने बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाया है। सिग्नल ट्रांसडक्शन मेटालोप्रोटीन्स की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कार्ल मॉडलिन है जो कि कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं। इनमें बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के मोटिव्स होते हैं, यानी इनके स्ट्रक्चरल मोटिव्स होते हैं जो कि EF हैंड्स कहलाते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम कैल्शियम पढ़ेंगे कि EF हैंड्स क्या होते हैं, जो कि कैल्शियम को बाइंड करते हैं। और इनके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें कैल्शियम आयन जो होता है वो कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन से
बाइंड होता है, जो कि ज़ाहिर है हार्ड नेचर ऑफ कैल्शियम को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट जो सिग्नल ट्रांजैक्शन है कालमोडिलिन का वो इस तरह से है कि बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज टू अकर इन द प्रोटीन। ठीक है, यानी जब कैल्शियम बाइंड होगा उस वक्त प्रोटीन में कालमोडिलिन में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। उस कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होगा, सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो कैल्शियम बाइंडिंग होती है वो प्रोटीन को की कन्फर्मेशन को चेंज कर देती है, और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से यानी कैल्शियम बाइंडिंग की वजह से जो है वो ये जो एक सिग्नल होता है ये इंटीरियर में बहुत सारे सिग्नल को स्टार्ट कर देता है। इस एग्जाम्पल को हम जब हम कैल्शियम पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ function of metalloprotein is ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेटालोप्रोटीन्स, जो कि ये भी स्ट्रक्चर रोल ही है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये होते हैं कि इस सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक मोटिव्स या पैटर्न होते हैं या स्ट्रक्चर का टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डीएनए को बाइंड करते हैं, और स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन जो है इसकी वजह से स्टार्ट हो जाती है। मैनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कंटेन अ स्ट्रक्चर नोन एज अ जिंक फिंगर। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस का हामिल है जिंक फिंगर, जो कि जिंक फिंगर जो है जिसमें जिंक हमारे पास मेटल होता है। ये एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कि जिसकी वजह से जो है क्या होता है, बहुत सारे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शंस होते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल मॉड्यूल वेयर आ रीजन ऑफ प्रोटीन फोल्ड्स अराउंड अ जिंक आयन। ठीक है, तो ये जो जिंक फिंगर है ये बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल मॉड्यूल है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेटालोप्रोटीन की जो है टाइप है, जिसमें कि जो प्रोटीन जो होती है वो पूरी जिंक आयन के अराउंड फोल्ड है। अगर जिंक आयन नहीं हुआ तो प्रोटीन फोल्डिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगी, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगी। जिंक आयन डज नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द डीएनए दैट दीज प्रोटीन्स बाइंड टू। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो डीएनए स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग होती है और फिर फर्दर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है मैसेंजर आरएनए में। लेकिन जो जिंक बाइंडिंग है वो डीएनए से बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जिंक की जो ज़रूरत है वो क्या है, जिंक का रोल सिर्फ स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल है मतलब इंस्टेड द कोफैक्टर यानी जिंक आयन इज इसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द टाइटली फोल्डेड प्रोटीन चेन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर जिंक आयन होगा तो प्रोटीन जो है वो स्टेबल होगी, टाइटली फोल्डेड होगी, और अगर जिंक आयन नहीं होगा तो प्रोटीन स्टेबल नहीं रहेगी, उसकी वो अनफोल्ड हो जाएगी और इनएक्टिव हो जाएगी। तो जिंक फिंगर का या जिंक आयन का जो रोल होता है इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में वो स्ट्रक्चरल होता है, यानी कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। In these proteins, the zinc ion is usually coordinated by pairs of cysteine and histidine side chains। जैसे कि हमें पता है कि जिंक आयन जो है वो सॉफ्ट नेचर का हामिल होता है, तो इस वजह से इससे जो मेटल्स जो अमाइनो एसिड्स इंटरेक्ट करते हैं वो भी सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये दो सिस्टीन आपको नज़र आ रहे हैं और ये दो हिस्टिडीन के नाइट्रोजन्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ metal in metalloproteins and the metal ligation in any biological process.